हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भूगोल के, इनको आपको सभी को सही करना है, तभी आप सीटेट क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रॉपर तरीके से हमारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और दूसरी बात यह, मैंने बहुत ही ट्रिकी बनाने का प्रयास किया। लास्ट क्वेश्चन तो आपका दिमाग घुमाने वाला है। चलिए शुरू करिए। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ए सिलिका और एल्यूमिनियम, बी सिलिका और मैग्नीशियम, सी निकेल और लोहा, डी तांबा और जस्ता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम आपको आगे इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा कर लेते हैं। पृथ्वी की जो संरचना होती है फ्रेंड्स, ये 3 भागों में बटी होती है। भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रक में बटी होती है। और जो भीतर की परत होती है इसको क्या कहते हैं? निकेल और लोहे की बनी होती है। इसको नीफे भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नीफे भी कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक केंद्रक अत्यधिक ताप और दबाव जो होता है इसके कारण बहुत गर्म होता है। यही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूर्य ताप का संबंध किससे है? ए पृथ्वी के आंतरिक ताप से, बी सौर ऊर्जा से, सी वायुमंडलीय गैसों से, डी ज्वालामुखी ऊर्जा से। दोस्तों आप भी आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। किससे संबंधित है ये? इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा से। सूर्य ताप का अर्थ क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या उष्मा, यह पृथ्वी तक सूर्य की किरणों के रूप में हमें मिलती है। ठीक है। मौसम और जलवायु को प्रभावित भी करती है। सूर्य ताप की मात्रा जो है किस पर निर्भर करती है? तो अक्षांश देशांतर का नाम आपने सुना होगा। और मौसम पर भी निर्भर करती है। दिन की अवधि, वायुमंडल की स्थिति पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर जीवन और ताप का जो संतुलन है इसको बनाए रखने में जो सूर्य भगवान की ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु, डी गोदावरी। सबसे पहले तो भारत का ठंडा रेगिस्तान ही जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आंसर दीजिए सिंधु। भारत का ठंडा रेगिस्तान है कहाँ? आइए देख लेते हैं हम। भारत का सबसे ज्यादा ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और ये जो मौसम यहाँ पर बहुत ज्यादा शुष्क और ठंडा होता है, यही कारण इसको रेगिस्तान कहते हैं। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है सिंधु नदी। लद्दाख से होकर बहती है। अन्य हिमालयी नदियों में से महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और सिंधु सभ्यता का आधार भी है, ये तो आप सब जानते हैं। पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो तापमान है इसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, बाकी तो है फ्रेंड्स, असफाल्ट से बनी सड़कें, भीड़ वाले ऊंचे भवन, अक्षांश और यातायात के साधन। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला साधन इसमें कौन सा है? अक्षांश। अभी हमने अक्षांश की बात की भी थी। अक्षांश जो है पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और प्राकृतिक कारण है। सबसे बड़ी बात यह है, बनावटी कारक नहीं है, ह्यूमन का उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती है 0 डिग्री अक्षांश पर, इसीलिए वहां तापमान अधिक रहता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं सूर्य की किरणें जो है स्लैंटिंग पड़ने लगती हैं और तापमान कम होता जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर अलग अलग जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। दोस्तों मैं बहुत जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आपका समय कम लगे। आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, उसके बाद सुन लीजिएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? उत्तर में ए हिमालय, बी हिंदुकुश, सी कुनलुन, डी अरावली। काराकोरम जो पर्वतमाला है इसके उत्तर में है कुनलुन। और इस पर्वतमाला के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं। काराकोरम पर्वतमाला एशिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जहां पर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। पहली तो आप जानते हैं एवरेस्ट। इसके उत्तर में कुनलुन पर्वतमाला स्थित है जो मुख्य रूप से चीन के तिब्बती क्षेत्र में फैली हुई है। और ये जो है मध्य एशिया के भौगोलिक भाग की भौगोलिक संरचनाओं में से एक गिनी जाती है। वीडियो अब तक तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि अच्छी है, तो एक लाइक तो हमें दीजिए, आप भूल ही जाते हैं। भारत की सबसे ठंडी जगह जो लद्दाख में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? यहाँ पर हमारे जो सैनिक है वहां पे रहते हैं फ्रेंड्स, ये वो जगह है। ध्यान से देख लीजिए ऑप्शंस को, कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा ठंडी है और लद्दाख में है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, द्रास। द्रास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स।
ये द्रास है क्या? तो द्रास भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। सर्दियों में यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है फ्रेंड्स। गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है और साइबेरिया के बाद दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र ये माना जाता है। यही कारण है पाकिस्तान से कूद के इधर चले आते हैं। अमेजन बेसिन की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ वर्ष भर अधिक वर्षा होती है। बी, यहाँ की जलवायु अत्यधिक आर्द्र होती है। सी, यहाँ सर्दियों में भारी हिमपात होता है। और डी है, यहाँ का तापमान सामान्यतः ऊंचा रहता है। तो दोस्तों अमेजन बेसिन नाम से स्पष्ट है, आपने इसके बारे में सुना होगा। इसकी जलवायु जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्म रहती है और तापमान हमेशा ऊंचा ही रहता है। वर्ष भर वर्षा होती है, जलवायु अत्यधिक आर्द्र होती है। लेकिन सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ हिमपात वगैरह कुछ नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। थोड़ा सा देख लें, हम देख लीजिए। अमेजन बेसिन चूंकि विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर जलवायु गर्म और आर्द्र होती है और वर्ष भर भारी वर्षा, घने वर्षा के कारण बहुत ज्यादा घने वर्षा वन पाए जाते हैं। तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, लेकिन सर्दियों में कोई हिमपात जैसी चीज देखने को नहीं मिलती। नील नदी मुख्य रूप से किस देश से होकर बहती है? ए भारत, बी मिस्र, सी ब्राजील, डी चीन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर दीजिए। नील नदी किस देश से होकर बहती है? मुख्य रूप से मिस्र से होकर बहती है फ्रेंड्स। और ये जो नील नदी है ना, ये विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है और यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। विशेष रूप से मिस्र की जीवन रेखा कही जाती है। एकमात्र ये बड़ी नदी जो है मिस्र में एक ही है। प्राचीन मिस्र सभ्यता का विकास इसी नील नदी के किनारे पर हुआ था। और नील यहाँ पर जो है ना, कृषि, जल आपूर्ति, परिवहन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे दबी हुई धूप कहा जाता है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है फ्रेंड्स, जिसकी बहुत जरूरत है हमें और इससे हम बिजली बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोयले को हम कहते हैं दबी हुई धूप। कारण यह है कि करोड़ों वर्ष पहले सूर्य जो था ना, वर्ष पहले पेड़ पौधों ने सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लिया और समय के साथ बहुत सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब अंदर दबते चले गए और ताप के कारण कोयले में ये चेंज हो गए। तो ये संचित ऊर्जा प्राचीन सौर ऊर्जा का ही एक रूप मानी जाती है, इसीलिए इसको दबी हुई धूप कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, बी बचेंद्री पाल, सी अरुणिमा सिन्हा, डी प्रेमलता अग्रवाल। तो इनका नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जो थी, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत की महिला थी और ये चढ़ी कब? तो 23 मई 84 में 1984 को भारत के को यह ऐतिहासिक उपलब्धि इन्होंने दिलाई। इस सफलता से भारतीय महिलाओं को ऐतिहासिक खेलों और पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, उसके बाद कौन सा है, और उससे छोटा ऐसे लगाना है। अवरोही क्रम यही होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे आपको कौन सा ऑप्शन जो है उपयुक्त लग रहा है, ध्यान से देख के बताइए मुझे। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे जो सही आंसर होगा ये है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और उसके बाद अंटार्कटिका। क्योंकि ये बर्फ से अंटार्कटिका ढका हुआ महाद्वीप है, लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख क्षरणकारी कारक है? हवा, हिमनद, नदी, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्षरण क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह का कटाव को हम क्षरण कहते हैं और यह कार्य विभिन्न प्राकृतिक कारकों के द्वारा किया जाता है। ये सभी कारक पृथ्वी की सतह के कटाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमनद बड़े बड़े द्रव्यमान के रूप में चट्टानों को काट देते हैं। हवा शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी और रेत को उड़ा करके कटाव करती है और नदियां भी अपने प्रवाह से भूमि का अपरदन करती हैं। तो ये सभी के सभी कटाव का या क्षरण का कारक है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, आपके सी टेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी हम पूरी कराएंगे, एसएसटी की। स्टैट निम्नलिखित में से किसकी क्षरणात्मक विशेषता है? तो नदी, हिमनद, समुद्री लहरें, पवन। स्टैट जो है समुद्री क्षरण से बनने वाली स्थलाकृति है
और यहाँ पर ये जो समुद्री लहरें हैं चट्टानों को काटती रहती हैं और पहले गुफा बनती है, उसके बाद मेहराब जैसा एक आकृति बन जाती है और अंत में अलग खड़ी एक चट्टान सी बन जाती है। और जो अलग खड़ी एक चट्टान सी समुद्री लहरों से बनती है उसको हम कहते हैं स्टैक। तो समुद्री तटों पर बनने वाली स्थलाकृतियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये भी उसी तरह की चीज है। मशरूम चट्टानें निम्नलिखित में से किसके अपरदन कार्य के कारण बनती हैं? नदी, हिमनद, पवन, समुद्री लहरें। तो हवा जो है इसकी वजह से ये बनती है हवा, पवन। मशरूम चट्टान का निर्माण मुख्यतः पवन अपरदन से होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो हवाएं हैं बड़ी तेजी से चलती हैं और तेजी से चलने के कारण ये चट्टानों के निचले भाग को पूरी तरह से क्या करती हैं? काट देती हैं और इसी कारण निचला हिस्सा पतला और ऊपर का हिस्सा चौड़ा रह जाता है, जिससे उनका आकार मशरूम के जैसा दिखने लगता है। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाओं के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? नदी द्वारा निक्षेपण, बी हिमनदों का जमाव और सी है समुद्री लहरों द्वारा अपरदन, डी ज्वालामुखीय क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री लहरों द्वारा अपरदन। समुद्री गुफा तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों के लगातार टकराव से बन जाती है, तो हमने अभी पढ़ा था। जब शक्तिशाली लहरें चट्टानों की कमजोर दरारों पर लगातार प्रहार करती रहती हैं, तो यहाँ गुफा जैसी आकृति बन जाती है और ये जो गुफा जैसी आकृति आगे चल करके मेहराब या स्टैक जैसी स्थलाकृतियों में बदल जाती है। तो समुद्री लहरों द्वारा अपरदन। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाओं के निर्माण का कारण क्या है? तो समुद्री लहरों द्वारा अपरदन। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, बी यहाँ समुद्र अधिक है, सी सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं और डी यहाँ पर्वत कम है। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या सही होगा कौन सा ऑप्शन? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे ज्यादा ऊष्मा क्यों पाते हैं? कारण यह है कि ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं और सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं और यही कारण है कि ऊष्मा छोटे से केंद्र में केंद्रित हो जाती है और तापमान अधिक हो जाता है। यही कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और ऊष्मा बड़े क्षेत्रों में फैल जाती है तो तापमान कम हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को कम रखे, 20 नहीं रखे, 16 रखे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो मैं और लंबा करने का प्रयास करूंगी, लेकिन हाँ मुझे एक लाइक दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। दूसरी बात, अगर इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी हल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ दूसरों की भी मदद कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।